लेकिन देखो सवाल ये है कि चलिए, शमा मोहम्मद ने सिर्फ एक व्यक्तिगत टिप्पणी की, देश के लिए या टीम इंडिया के लिए नहीं की। लेकिन जिस बाबा के सामने नतमस्तक है नेशनल मीडिया और भक्त, उसने तो पूरा पाकिस्तान को ही जिता दिया। अगर वही मुसलमान जिता देता पाकिस्तान को तो क्या होता। सवाल बहुत बढ़िया कहा आपने। यही टिप्पणी अगर कोई विपक्ष का नेता कर देता, मान लीजिए अखिलेश यादव ये टिप्पणी कर देते या राहुल गांधी कर देते या कांग्रेस पार्टी का कोई नेता ये टिप्पणी कर देता, तो इसे अब तक राष्ट्रद्रोह और राजद्रोह करार करके उस व्यक्ति को पाकिस्तानी बोल दिया जाता और उस व्यक्ति के पाकिस्तान भेजने की तैयारी भी हो गई होती। आपको याद होगा एक बार नवजोत सिंह सिद्धू किसी सरकारी कार्यक्रम से तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान से मिलने गए थे। उस बात को लेके बीजेपी ने इतनी हाय तौबा मचाई और इतना शोर मचाया कि फाइनली नवजोत सिंह सिद्धू को इंडिया आकर माफी मांगनी पड़ी। और उनका जो एक कपिल शर्मा के साथ शो आता था, उस कपिल शर्मा शो से वहां जो एक मेजबानी का वो रोल करते थे, वो रोल से भी उन्हें बॉयकॉट करना पड़ा, वो रोल भी उन्हें छोड़ना पड़ा था। इस कदर बीजेपी ने ट्रोलिंग शुरू कर दी थी और पीछे पड़ गए थे। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि जो आईआईटीएन बाबा, जो कतई मतलब एक तरीके से देखा जाए नशा करता है, और उसको अभी पुलिस ने कस्टडी में भी लिया था, जयपुर पुलिस ने, शायद कोई गांजा वगैरह पीने का उसके ऊपर केस था। और वो उस तरीके से जो वहां पे जो उसकी भाषा शैली थी और जो 3-4 दिन मीडिया में जो चीजें चलती रही कि उसको अभय सिंह को लेके और बाकी बाबाओं को लेके जो मामला चलता रहा, इस तरह के मुद्दों को नेशनल मीडिया तरजीह दे रहा है। और जो तमाम जरूरी मुद्दे हैं उन मुद्दों पे मीडिया चुप है। अब एक सवाल यहाँ पे और उठ रहा है, मेरे दिमाग में आ रहा है कि आपको याद होगा किसान आंदोलन के दौरान टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ियों की कंगना रनौत द्वारा ट्रोलिंग की गई थी, अगर आपको ध्यान। रोहित शर्मा की भी की थी उन्होंने भी। रोहित शर्मा सहित तमाम खिलाड़ियों को देशद्रोही बताया गया था। तो क्या वो न्याय संगत था? क्या वो कंगना रनौत का बयान तर्कसंगत था? बीजेपी के नेता अगर किसी अभिनेता को और क्रिकेटर को क्रिटिसाइज करते हैं, उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, तो क्या वो वाजिब है? क्या वो ठीक है? और विपक्ष का नेता अगर उन्हें कोई फिटनेस को लेके सलाह दे देता है और ये बोल देता है कि साहब आपकी फिटनेस ठीक नहीं है, तो उसको आप देशद्रोह की श्रेणी में क्यों ला रहे हो? इस तरह के भैया दो पैमाने आपने क्यों बना रखे हैं? और इसमें आग में घी डालने का काम मीडिया क्यों कर रहा है? ये भी एक बहुत अहम सवाल है। और जब कल इंडिया ऑस्ट्रेलिया से जीता तो देखो बचकानी हरकतें देखिए कि पाकिस्तान में मातम मन रहा है, कांग्रेस कार्यालय में मातम मन रहा है, विपक्ष के नेता दुखी हैं। अरे भाई, देश प्रेम का सारा ठेका तुम आरएसएस और संघियों ने ले रखा है क्या? क्यों अपने अतीत में जाते हो? अतीत में जाओगे तो बहुत सारी चीजें खुलेंगी। ये वही आरएसएस और संघ वाले लोग थे जो 2004 तक अपने नागपुरी हेड ऑफिस में तिरंगा नहीं फहराते थे। ये वही नागपुरी लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं। हमारे दर्शक भी उसको जान लें कि जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था तो तिरंगे को झंडा मानने को तैयार नहीं था, अपना ध्वज नहीं मान रहे थे, कह रहे थे ये 3 कलर का झंडा जो है वो हमारा राष्ट्रीय ध्वज नहीं है। ये वही आरएसएस वाले लोग हैं, ये वही सावरकर है जो अंग्रेज हुकूमत की तरफदारी करते हुए देश के नागरिकों से ये बोलते थे कि आप आजाद हिंद फौज में शामिल ना हो, आप ब्रिटिश जो आर्मी है और जो ब्रिटिश पुलिस है उसमें शामिल हो, और जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो सेनानी लड़ रहे हैं उनके खिलाफ लड़ो। इस तरह के षड्यंत्र देश के खिलाफ ये आरएसएस और बीजेपी के लोग रचते थे। और आज ये लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट सबको बांटते नजर आ रहे हैं। तो मीडिया एक इसमें बात और छूट गई जो आप कह रहे थे, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान रचा तो सावरकर, गोलवलकर और हेडगवार ये लोग वो लोग थे, और साथ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी, जो इस संविधान का विरोध कर रहे थे। लेकिन तब इनके खिलाफ कभी कोई कटाक्ष नहीं किया गया, क्योंकि ये हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया रही है। यहाँ विपक्ष का बराबर सम्मान होता रहा है, यहाँ हमेशा विपक्ष को तरजीह दी जा रही है। वो बीजेपी जो आज सत्ता के गुरूर में है, उनको जरा अपने इतिहास में झांकने की जरूरत है कि जब 1982 में बीजेपी पार्टी का उदय हुआ और उनका एक भी सांसद नहीं जीता था, तब राजीव गांधी की कृपा से 2 सांसदों को संसद में बैठने का मौका दिया गया था। और वो 2 सांसद कौन थे?
लाल कृष्ण आडवाणी और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। और उसमें से दर्शक और समझ ले, वाजपेयी जी वो थे जब उनको 1987-88 के दौर में कैंसर हो गया था, उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, तो राजीव गांधी ने सरकारी खर्चे पर उन्हें अमेरिका भेजा था। नहीं वो सब तो ठीक है, लेकिन समा मोहम्मद ने तो नहीं कोई ठीक देश के कैसे, खिलाफ नहीं, देश वो के सब खिलाफ तो ठीक कैसे है, वो सब गलत नहीं है क्या? जब बीजेपी के लोग जाति कर रहे थे तो आप भी भाई बीजेपी परस्त हो रहे हो कि आप कह रहे हो वो सब तो ठीक है भाई? लेकिन यहाँ समा मोहम्मद को क्यों टारगेट किया था? मुसलमान होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है, क्यों टारगेट विपक्ष किया जा के रहा है? नेता की वजह से टारगेट किए जा रहे पाकिस्तान हैं। से तार जोड़े जा रहे हैं उनके। उनके तो सब जगह से तार तो जोड़े जा सकते हैं। अभी राहुल गांधी के भी पाकिस्तान से तार जोड़ दिए थे, राहुल गांधी के चीन के साथ तार जोड़ दिए थे। जब राहुल गांधी विदेश में कहीं जाते हैं और देश के लोकतंत्र की बात करते हैं तो कहते हैं कि राहुल गांधी विदेश में जाके थू थू कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री अमेरिका में जाके क्या कर रहे हैं, हमारे देश का डंका बजा रहे हैं, वहां जाके बेइज्जती करवा के आ गए अपनी। वो सब ठीक है, बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री जो कर दे सो ठीक है, वो बाहर जाके देश की भद्द पिटवा दे, थू थू करवा दे, वो ठीक है। लेकिन अगर विपक्ष का कोई नेता कुछ कह देता है तो वो गलत है। तो ये जो दोहरा पैमाना बीजेपी ने बना रखा है, गोदी मीडिया ने बना रखा है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। देश के लिए ठीक नहीं है, लेकिन कोई व्यक्तिगत उन्होंने कहा कि ये पार्टी का भी राय नहीं है, तो मैंने सिर्फ वैसे ही बोल दिया था फिटनेस के लिए। पाकिस्तान से तार जोड़ देना, और जो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं विपक्ष के लोग, कोई भी हो, उनसे कुछ नहीं होता। देखिए अब इसमें एक बात और है, मौसमी सिंह जो पत्रकार इंटरव्यू ले रही थी समा मोहम्मद का, तो उस मौसमी सिंह के लिए बीजेपी की और गोदी मीडिया के कई पत्रकारों की कई वो सिंपैथी आई थी जब राहुल गांधी ने पिछले 6 महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप लोगों को भी वो वाकया याद होगा, राहुल गांधी ने जब उनकी टांग खींची, हाँ, क्यों राहुल गांधी पे उन्होंने सवाल किया था, कोई सवाल हुआ था संसद को लेके कि संसद की कार्यवाही आप लोग नहीं चलने देते, विपक्ष नहीं चलाने दे रही है, बीजेपी का आरोप है और देश की जनता का करोड़ों रुपया इसमें खर्च हो रहा है। तो राहुल जी ने तंज कसते हुए कहा था कि मौसमी, ये सवाल तुम्हारा नहीं है, ये सवाल बीजेपी ऑफिस से आया हुआ है, और बिल्कुल वाजिब सवाल था। राहुल जी ने जो कटाक्ष किया था बिल्कुल वाजिब था, क्योंकि ये सवाल मौसमी सिंह का और गोदी मीडिया का नहीं था, ये बीजेपी ऑफिस से आया हुआ सवाल था। इसी तरीके से कल जो समा मोहम्मद से सवाल हुआ, वो सवाल भी गोदी मीडिया या मौसमी सिंह का अपना सवाल नहीं था, वो भी बीजेपी ऑफिस से आया हुआ सवाल था कि पाकिस्तान चले जाओ या पाकिस्तान की जीत पे आप खुश होते हो, देश की हार पे आप खुश होते हो। इस तरह के जो बातें हैं वो मीडिया को कहते हुए शोभा नहीं देता। मीडिया को इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मीडिया ने जो अपना भाषाई स्तर न्यूनतम कर लिया है, जो गिरा लिया है, तो उस पे इनको थोड़ा सा चिंतन मनन करना चाहिए। इस समय गिरते हुए शेर पे बात होनी चाहिए। शेर पे तो बात हो रही है कि प्रधानमंत्री वहां गुजरात में गिर में जाके शेर के साथ फोटो खींच रहे हैं, शेर के साथ खेल रहे हैं, लेकिन जो शेयर मार्केट पिछले 8 महीने से गिर रहा है, गोदी मीडिया साहस करके उस पे भी बात करे। जो देश की अर्थव्यवस्था पिछले 8 महीने से गिर रही है, गोदी मीडिया उस पे भी बात करे। जो चीन हमारे साथ जाति कर रहा है, जो गांव के गांव बसाता जा रहा है बॉर्डरों पे, गोदी मीडिया उस पे भी बात करे। और जो अमेरिका ने हमारे ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, टैरिफ बढ़ा दिए, गोदी मीडिया उस पे भी बात करे। जो सेबी प्रमुख के ऊपर अब मुंबई हाई कोर्ट केस कर रही है, उस पे भी बात करो ना, कि जब राहुल गांधी ने और पवन खेड़ा जी ने सवाल किया था कि सेबी प्रमुख की अडानी के साथ साठ गांठ है और 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, सेल कंपनियों के जरिए अडानी की अकाउंट में 20,000 करोड़ रुपए आए और इसमें सेबी प्रमुख की भी मिली भगत है, उनका हजारों करोड़ रुपए का अडानी की फर्मों के साथ इन्वेस्टमेंट है, तब बीजेपी ने और गोदी मीडिया ने कोई सवाल नहीं किया था। और अब भ्रष्टाचार के मामले में सेबी प्रमुख को मुंबई हाई कोर्ट से एफआईआर दर्ज करने का नोटिस आया है पुलिस को, तो ये भी कहा है कि इनकी गिरफ्तारी हो, इनकी पूछताछ हो। तो भैया आप सवाल कर लो, आप सवाल क्यों नहीं कर रहे हो? अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। बिल्कुल सवाल होना चाहिए। लेकिन एक दूसरा मुद्दा है, एक बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा कि एक अधिकारी था, सरकारी कर्मचारी, उसने केस किया था और कहा था कि उसके सहकर्मी ने उसे मुल्ला कहा था और पाकिस्तानी कहा था। उसने कहा था हाथ हुआ है धार्मिक हाथ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि किसी मुसलमान को मुल्ला, तुल्ला या पाकिस्तानी कहने से उसका हाथ नहीं होगा, इससे कोई कानूनी जुर्म नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज है, वो तो खुद बड़े बड़े आरएसएस के प्रोग्रामों में जाते हैं और वहां जाके खुल्लम खुल्ला कठमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, धार्मिक टिप्पणियां करते हैं।
मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। आज एक हैरत अंगेज फैसला और आया है गुजरात हाई कोर्ट, वो सॉरी राजस्थान हाई कोर्ट का। एक रेप पीड़िता को न्याय किस तरीके से दिया है, आपको भी खबर मालूम होगी कि जिसने रेप किया है उसको बरी करके ये बोल दिया है 3 महीने के भीतर इसके साथ विवाह कर लो। तो क्या ये संविधान के तहत है? क्या आप किसी के ऊपर जाति और धार्मिक टिप्पणी करेंगे और उसकी भावनाएं आहत नहीं होंगी, क्या ये न्याय संगत है? किसी दलित को जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, उसका अपमान करेंगे और वो कोर्ट के पास जाएगा और कोर्ट कह देगा नहीं जी इससे भावनाएं आहत नहीं हो रही, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं गिर रही है, या किसी मुसलमान को मुल्ला कटमुल्ला पाकिस्तानी देशद्रोही बोल दोगे तो क्या उसकी भावनाएं आहत नहीं होंगी? आप जज हो, आपको संविधान का पालन करना चाहिए। आपको जो संविधान द्वारा रचित शब्दावली है उन शब्दावली के तहत आपको न्याय देना चाहिए। अगर कोई इसमें उल्लंघन करता है तो उसको चेतावनी के साथ उसको दंड दो। आप उसको सजा नहीं दे रहे तो कुछ आर्थिक दंड दे दो। लेकिन इस तरीके से जो फैसले कोर्ट के आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आरएसएस द्वारा प्रभावित है। आरएसएस के लोग आजकल न्यायपालिका में भी घुस रहे हैं, कार्यपालिका में उनका हस्तक्षेप हो चुका था। आपने देखा ब्यूरोक्रेसी में आरएसएस लेटरल एंट्री के जरिए अपने लोगों को घुसेड़ रही है। अब धीरे धीरे न्यायपालिका में भी, यानी कि जुडिशरी, यानी कि जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां भी जो जज है वो धीरे धीरे आरएसएस के लोग जा रहे हैं। हायर एजुकेशन देखो, लगभग देश की 45 यूनिवर्सिटी है और उसमें से 43 यानी कि 95% से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी में इस समय जो वाइस चांसलर है, कुलपति है, जो उस यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय का सर्वे सर्वा होता है वो सारे के सारे आरएसएस के। तो आरएसएस शिक्षा में, मीडिया में, ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, जो 4 मुख्य स्तंभ है देश की व्यवस्था को चलाने वाले, चारों जगह इनका पूरा पूरा हस्तक्षेप हो चुका है और देश में संविधान को खत्म करने, कमजोर करने, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने, मनु संहिता को लाने का पूरा कुचक्र चल रहा है। जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो लड़ाई है वो मनु संविधान बनाम देश के संविधान की है, तो वो बिल्कुल सही है कि जो मनु संहिता देश में लागू हो रही है और लागू होना चाह रही है, बीजेपी बैकडोर से धीरे धीरे उसके लिए साजिश रच रही है, तो उस साजिश को, विपक्ष को